हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। हम ले रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में B4 सीरीज़ में पार्ट 4। हमने पार्ट 1, 2 और 3 देखे हैं। उपभोग फलन, बचत फलन, समग्र मांग और पूर्ति से संबंधित अवधारणाएं, ये हमने बात की। अब हम लेते हैं निवेश। हमारा जो 4th वीडियो है B4 सीरीज़ का, वो निवेश से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। किसे कहते हैं निवेश, क्या होता है निवेश? जैसे उपभोग को बात करें, उपभोग क्या है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो व्यय करते हैं वो उपभोग कहलाता है। लेकिन पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जो व्यय किया जाए, ऐसा व्यय जो भविष्य में आय प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया जाता है, उसको हम कहते हैं निवेश। जैसे यदि मैं कोई 4 व्हीलर खरीदता हूँ, मेरे परिवार के लिए खरीदता हूँ, तो ये उपभोग कहलाएगा। लेकिन यदि मैं टूरिस्ट परमिट पे चलाने के लिए 4 व्हीलर खरीद रहा हूँ, ये निवेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा व्यय है जो भविष्य में आय अर्जित कराएगा। तो आय अर्जन करने के उद्देश्य से जो व्यय किया जाता है वो निवेश कहलाता है। यहाँ पर हम टेक्निकल वर्ड में अगर हम बात करें तो ऐसा व्यय जिससे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो। पूंजी स्टॉक में वृद्धि का मतलब होता है मशीनरी, उपकरण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लांट बनाना, इन पर जो व्यय हो रहा है उसे हम निवेश व्यय कहेंगे। ये बातें हमने यहाँ लिखी। वास्तविक परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि, जैसे नई मशीनें हैं, नई बिल्डिंग बनाई है आदि पर किया गया व्यय। माल सूची में परिवर्तन, फिनिश्ड गुड के स्टॉक में माल सूची, चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड का जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हैं। फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब निर्मित वस्तुएं, सेमी फिनिश्ड अर्धनिर्मित वस्तुएं, और रॉ मटेरियल कच्चा माल। ये मैंने आपको राष्ट्रीय आय में जब व्यय विधि पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस पर बात की थी। सकल निवेश पढ़ा रहा था राष्ट्रीय आय के वीडियो में, उस टाइम भी हमने इस पर चर्चा की थी। तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक साल के अंदर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड के स्टॉक में जो वृद्धि हुई है वो भी हमारे निवेश को बताती है। तो ये हमारा निवेश क्या है वो हमने ये देखा। निवेश 2 कारकों पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट 2 बातों पर निर्भर करता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा। पहले हम 2 विचारधाराओं पर बात करते हैं। निवेश के संबंध में प्रतिष्ठित विचारधारा जो है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना था कि निवेश जो है वो ब्याज दर पर निर्भर करता है। पहले हम उसी की चर्चा कर रहे हैं कि निवेश 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, और दूसरा है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर दोनों को पहले देख लें हम। ब्याज दर क्या है? इसको निवेश की लागत कहा जाएगा। हम ऐसा समझें कि हम बैंक से उधार लेकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो बैंक से हमने उधार लिया तो बैंक को ब्याज हमको पे करना है, तो ये उस निवेश की लागत कहलाएगी। समझ में आ गया ना? ब्याज दर हमको पे करना है, ब्याज हमको पे करना है बैंक को, क्योंकि हमने बैंक से उधार लेकर पैसा व्यय किया है, फैक्ट्री लगाई है उधार लेकर। तो जो ब्याज हम दे रहे हैं वो इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, लागत है निवेश की। और MEC, पूंजी की सीमांत क्षमता। MEC क्या है? कि हम जो पूंजी की अतिरिक्त इकाई लगा रहे हैं या अतिरिक्त मशीन प्लांट लगा रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्याशित लाभ की दर, ये पहले गिना जाता है। कभी भी हम निवेश करें तो हम ये देखते हैं कि यदि हमें 7%, 7% यदि बैंक को ब्याज देना है
तो हम ये पैसा जहाँ लगा रहे हैं वहाँ हमको रिटर्न कितना % मिलेगा? अगर हमको 7% से ज़्यादा मिलेगा तो निवेश करना लाभदायक होगा। हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ से मान लो हमको 10% रिटर्न मिल रहा है और उसमें से 7% जो है 7% जो है वो हम इंटरेस्ट में अगर दे दे तो भी 3% तो हम कमाए, तो निवेश कर सकते हैं। निवेश करना नहीं करना इसका निर्धारण इन दो बातों पर होगा कि ब्याज दर और MEC कितने हैं। हमने यहाँ लिखा कि जब तक MEC ग्रेटर देन R, ब्याज दर की तुलना में MEC ज़्यादा है। MEC को आप एक ही वर्ड में याद रखो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल यूनिट इन्वेस्टेड इन कैपिटल। तो पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई को लगाने में प्रत्याशित लाभ की जो दर है वो यदि ब्याज की दर से ज़्यादा है, हम बैंक को जो ब्याज दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, तब तक निवेश बढ़ता है, अर्थात हम तब तक निवेश करते जाएंगे। MEC इक्वल टू R होने तक निवेश होता है। जब दोनों बराबर हो गए, 7% ब्याज दर है और 7% ही रिटर्न मिलने की उम्मीद है, दोनों इक्वल हो गए, अब हमारी मर्जी पड़े तो हम इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो रोक सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, यहाँ तक ही इन्वेस्टमेंट होगा, इसके आगे नहीं होगा। ये डिटेल हम MEC को अभी पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल देखते हैं, विद डायग्राम देखते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है और विपरीत संबंध होता है। ये मैंने निवेश का एक वक्र बनाया है I, यहाँ मैंने ब्याज दर लिखा है, ध्यान रखना, और यहाँ निवेश मांग लिखा है। जैसे इसको लेमैन को भी हम समझा सकते हैं कि यदि बैंक में लोन सस्ता हो जाए, ब्याज दरें कम हो जाए, तो जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उत्पादक हैं, वो प्रेरित होते हैं कि सस्ते ब्याज पर लोन मिल रहा है, चलो लोन लेकर फैक्ट्री लगा देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ब्याज दर कम होंगी वैसे वैसे निवेश की मांग बढ़ेगी। देखिए आप, ब्याज दर कम, निवेश की मांग बढ़ी, ज़्यादा प्रेरित होंगे लोग निवेश करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में ये ध्यान रखते हैं कि लोन को कैसे सस्ता या सुलभ किया जाए, ताकि बाजार में, एक बात ये हमेशा याद रखें कि जब जब भी निवेश बढ़ेगा, अर्थात नई नई फैक्ट्रियाँ, प्लांट लगेंगे, तो रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो बाजार में डिमांड क्रिएट होगी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि निवेश कैसे बढ़े। आप देखिए, आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है तो उसको बूस्ट किया जाता है, मतलब मार्केट में पैसा डाला जाता है, ये प्रयास किए जाते हैं कि बाजार में पैसा आए, बाजार में निवेश बढ़े। लेकिन कौन सा? वास्तविक शेयर बाजार का निवेश नहीं, उसको हम डिटेल में, चलिए वो चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा बाजार में निवेश होगा, अर्थात जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क होंगे, उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो उनको आय होगी, आय होगी बाजार में मांग बढ़ेगी, और बाजार में मांग बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ठीक है ना? इसलिए यहाँ ब्याज दर यदि कम होती है तो निवेश बढ़ेगा। ये निवेश वक्र विपरीत ढाल वाला है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ब्याज दर लिखी है। अब हम बात करते हैं, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, किन्स का ये कहना है, प्रोफेसर किन्स ये कहते हैं कि निवेश जो है वो आय का फलन है। आय के विभिन्न स्तरों पर जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे ज़्यादा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। लाभ प्रेरणाओं पर, लाभ प्रत्याशाओं पर और आय पर निवेश का स्तर निर्भर करता है। ये किसका कहना है? किन्स का। ठीक है ना? हमने ये लिखा, किन्स के अनुसार निवेश आय व रोजगार स्तर का फलन है। आय का स्तर बढ़ने पर निवेश बढ़ता है। इसे हम और डिटेल में जब समग्र मांग का वक्र लेंगे उसमें ये आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश या स्वायत्त निवेश। स्वतंत्र मैंने उपभोग में भी बात की, बचत में भी बात की है ना। स्वतंत्र निवेश ऐसा निवेश
जो आय से स्वतंत्र हो, लाभ की प्रेरणाओं से स्वतंत्र हो। ऐसा निवेश जो व्यय करने से पहले यह नहीं सोचा जाता कि इससे हमें क्या मिलेगा। क्लियर? आय से स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ कि ऐसा निवेश जिसे व्यय करते समय कभी यह नहीं सोचा जाता कि इससे हमें कितनी आय होगी, तो यह निवेश आय बेलोच होता है, इरिस्पेक्टिव फ्रॉम इनकम। इनकम से अलग है, इनकम पर डिपेंड नहीं है, इसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है, क्या इनकम हुई बताओ? कोई इनकम नहीं हुई। तो कल्याणकारी कार्यों पर सरकार द्वारा जो व्यय किए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं, ये जो हैं वो स्वायत्त निवेश है। इसमें कितनी इनकम होगी ये नहीं देखा जाता, इसलिए स्वायत्त निवेश का वक्र क्षैतिज एक्स अक्ष के समानांतर होता है। देखिए अब यहाँ निवेश और यहाँ आय का स्तर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और क्षैतिज है कि आय का स्तर कम हो या बढ़े, ये तो मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करना ही है। ये स्वायत्त निवेश है, बेसिक इन्वेस्टमेंट है। आई ए लिखा है, ए का मतलब ऑटोनोमस, आई मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व है। तो क्षैतिज होता है स्वायत्त निवेश क्योंकि आय से स्वतंत्र है। फिर हम बात करेंगे ये स्वतंत्र निवेश कौन कौन सा है, तो शिक्षा, चिकित्सा आदि पर जो निवेश हुआ, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये इसमें आएगा। फिर है प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, नाम से ही क्लियर है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही विश्लेषण करेंगे। प्रेरित निवेश, ऐसा निवेश जो प्रेरित हो, प्रेरणा से होता हो, किससे? आय प्रेरित, इनकम रिस्पेक्टिव, लाभ की प्रेरणाओं से प्रेरित है। जिसमें ज़्यादा लाभ होगा उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हमें ज़्यादा इनकम होगी तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो करते समय लाभ को ध्यान में रखा जाता, मस्तिष्क में लाभ को रखा जाता है कि इससे कितनी इनकम होगी, इससे कितना लाभ होगा, ये देखकर जो निवेश किया जाता है वो प्रेरित निवेश कहलाता है। प्राइवेट फैक्ट्रियां जितनी भी हैं, निजी निवेशकर्ता, निजी पूंजीपति जितने भी हैं, उनका सारा निवेश लाभ प्रेरित होता है, उनका सारा निवेश प्रेरित निवेश होता है। और प्रेरित निवेश का जो वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, उनको ज़्यादा इनकम होगी, वो ज़्यादा निवेश करेंगे। इसको हमने ID लिखा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ID, ठीक है। प्रेरित निवेश का वक्र धनात्मक ढाल वाला, स्वायत्त निवेश का वक्र है क्षैतिज होता है। ध्यान ये रखना, मैंने यहाँ पर आय स्तर, यहाँ आय स्तर लिखा है, यहाँ निवेश और यहाँ निवेश है। फिर हम बात करेंगे निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वैसे ये नाम से ही क्लियर है, निजी जो निवेश करता है, पूंजीपति हैं, उनके द्वारा मशीनरी, उपकरण, फैक्ट्री, प्लांट आदि के कंस्ट्रक्शन पर जो भी निवेश किया जाता है वो निजी निवेश कहलाता है। और ये सदैव प्रेरित निवेश होता है, लाभ प्रेरणाएं बढ़ने पर ये निवेश अधिक किया जाता है। फिर हम बात करेंगे सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नाम से ही क्लियर हो गया, सरकार द्वारा किया गया व्यय। किस पर? सड़क बना रही है सरकार, रेलवे लाइन, बांध, चिकित्सालय, विद्यालय, है ना, फैक्ट्रियों के, सार्वजनिक उपक्रम, सरकार की भी तो फैक्ट्रियां हैं, तो सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना, है ना, इन पर जो भी व्यय हो रहा है सरकार द्वारा किया गया है वो सार्वजनिक निवेश कहलाएगा। इसमें कुछ भाग स्वायत्त होता है, जैसे सरकार हॉस्पिटल बना रही है, सरकार स्कूल बिल्डिंग बना रही है, इससे कोई रिटर्न नहीं मिलना है, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा सरकार का स्वायत्त निवेश। लेकिन आजकल सरकार भी प्रेरित निवेश करने लगी, सरकार भी व्यावसायिक होती है, जहाँ पर ये देखा जाता है सरकार को भी कि कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा निवेश किया जाए। जैसे कैनाल है, सड़क है ना, रेलवे लाइन है, सड़क है, सड़कों से भी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को इनकम होती है, रेलवे से इनकम हो रही है। कैनाल में, कैनाल बनेंगी तो सिंचाई होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, है ना, यह प्रत्यक्ष लाभ ही है एक प्रकार से। तो इनके द्वारा, इसके सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना है, ये सारा जो है निवेश है वो प्रेरित निवेश है। तो ये अपने निवेश के 4 प्रकार हुए। चलिए अब हम लेते हैं
प्रत्याशित बचत, प्रत्याशित निवेश, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश, इनमें क्या अंतर है, इन सबको एक साथ पढ़ना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्याशित बचत। इसको बोलते हैं एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड सेविंग। प्रत्याशित निवेश एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, वास्तविक बचत एक्स पोस्ट सेविंग और वास्तविक निवेश एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब प्रत्याशित बचत का मतलब होता है ऐसी बचत जिसके लिए योजना बनाई जाती है। वर्ष के प्रारंभ में, योजना हमेशा पहले बनती है, वर्ष के प्रारंभ में अर्थव्यवस्था में लोग जितनी बचत करने की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, इच्छा रखते हैं, उसी को हम प्रत्याशित बचत या नियोजित बचत, प्लान्ड सेविंग या अभीष्ट बचत, डिजायर्ड, ठीक है ना, इच्छित, अभीष्ट, नियोजित, अनुमानित, प्रत्याशित, इतने सारे नाम हैं। ठीक है ना। डिजायर्ड बोल सकते हैं हम, इसके बाद प्लान्ड बोल सकते हैं, एक्स एंड बोल सकते हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में जो बचत करने की योजना बनाई जाती है उसे हम प्रत्याशित बचत कहते हैं। ये इसके सारे नाम हैं। इसी के बाद बात करते हैं प्रत्याशित निवेश। वर्ष के प्रारंभ में निवेश करता है, अर्थात उद्यमियों द्वारा, फर्म द्वारा जितना निवेश करने के लिए प्लानिंग की जाती है कि भाई साल भर में हम कितना निवेश करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, उसकी जो योजना बनाई जाती है उसे हम कहते हैं नियोजित निवेश या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट तो बोलते हैं, प्लान इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, अभीष्ट निवेश भी कह सकते हैं, इच्छित निवेश भी कहा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश, ये वर्ष के प्रारंभ में योजना बनाई जाती है कि इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में, पूरे वर्ष के दौरान हमें इतनी बचत करनी है या इतना निवेश करना है, इसलिए इसे हम नियोजित शब्द भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश। नाम से ही क्लियर हो गया, एक्चुअल। एक्चुअल कैसे मालूम पड़ेगा? जब वर्ष समाप्त होगा। वर्ष के प्रारंभ में मैंने सोचा था 1 लाख रुपया बचत करूंगा, जब वर्ष समाप्त हुआ तो मालूम पड़ा 35,000 ही बचत हुई। ठीक है ना। तो वास्तविक और प्रत्याशित दोनों में भिन्नता तो होगी, लेकिन वास्तविक किससे रिलेटेड है कि वर्ष के दौरान या वर्ष के अंत में वास्तव में कितनी बचत हुई, कितनी बचत लोगों द्वारा की गई, उसे हम कहते हैं वास्तविक बचत। ठीक है। इसको एक्चुअल सेविंग या एक्स पोस्ट सेविंग भी कहते हैं। फिर है वास्तविक निवेश। वर्ष के अंत में निवेशकों द्वारा वास्तव में कितना निवेश किया गया, उसे हम कहते हैं वास्तविक निवेश। पूरे वर्ष के दौरान उन्होंने जो भी निवेश किया वो वर्ष के अंत में मालूम पड़ेगा कि साल के अंत में कुल कितना निवेश हुआ। ठीक है ना। तो ये वास्तव में जो होता है वो एक्चुअल सेविंग, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और ये प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश सदैव बराबर होंगे। एक्चुअल सेविंग इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, बट प्लान्ड सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट में भी डिफर। ठीक है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हम कहें कि बचत ज़्यादा है कि निवेश ज़्यादा है, तो कौन सा? प्लान्ड। तो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश असमान हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश सदैव बराबर होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितनी बचत होती है उतना ही निवेश होता है। अब इसकी 2 स्थितियां हैं। अगर ये भिन्न होते हैं तो 2 स्थितियां बनती हैं, या तो प्रत्याशित बचत की तुलना में निवेश ज़्यादा है या निवेश की तुलना में बचत ज़्यादा है। ये 2 केस हम ले रहे हैं। पहला है प्रत्याशित निवेश ग्रेटर देन प्रत्याशित बचत, कि प्रत्याशित बचत की तुलना में मान लो प्रत्याशित निवेश ज़्यादा हो। 15,000 की बचत की योजना बनाई जा रही है और 20,000 का निवेश करने की योजना बनाई जा रही है, तो क्या होगा? यदि अर्थव्यवस्था में
निवेश ज़्यादा है, मैंने आय के चक्रीय प्रवाह में भी समझाया था कि निवेश जो है वो अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में, आय के चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन का काम करता है और बचत जो है वो लीकेज का काम करती है। जब भी निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में तो उत्पादन, रोजगार, आय, मांग सब बढ़ेंगे। तो जब निवेश बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर उत्पादन और रोजगार बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है। यहाँ हमने लिखा है निवेश बढ़ने से कुल मांग अधिक होगी, एग्रीगेट डिमांड। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। कुल मांग अधिक होगी, मांग अधिक होने से रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होगी और आय बढ़ने से बचत बढ़ेगी और बचत बढ़ के वापस निवेश के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट, प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत की तुलना में कम है। अब निवेश कम है, बचते ज़्यादा है। देखो बचत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब लोग पैसा बचा ज़्यादा रहे, उपभोग कम कर रहे हैं, है ना, खर्चा कम हो रहा है, मार्केट से पैसा गायब हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो उत्पादन है वो पड़ा रह जाएगा। तो उत्पादक जो हैं वो आगे उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, उत्पादन स्तर में कमी करेंगे, जिससे रोजगार में कमी आएगी और रोजगार में कमी आने से आय में कमी आएगी और आय में कमी होने से बचत कम होगी और बचत कम होते होते वापस इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पूंजी की सीमांत क्षमता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। पहले चर्चा की थी हमने, इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में ले लेते हैं। पूंजी की सीमांत क्षमता, यहाँ सीमांत शब्द आया, मार्जिनल अर्थात एक अतिरिक्त इकाई। पूंजीगत जो परिसंपत्ति है उसकी एक अतिरिक्त इकाई निवेश करने से प्रत्याशित प्रतिफल की दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के निवेश से, एक अतिरिक्त इकाई को लगाने से प्रत्याशित प्रतिफल की दर, अर्थात इससे हमको कितना % रिटर्न मिलेगा, कितना % रिटर्न मिलेगा, यह हम पहले सोचते हैं, यही MEC कहलाती है। क्लियर हो गया। एक बार और समझा देता हूँ। कोई भी पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई लगे, अर्थात एक अतिरिक्त मशीन लगाई, उस अतिरिक्त मशीन को लगाने से हमको कितना % रिटर्न मिलेगा, ये कहलाता है MEC। देखिए यहाँ पे, यहाँ एक फार्मूला भी बनाया है, संभावित आय कैसे निकलेगा। तो संभावित आय कितनी होगी, पूंजी की पूर्ति कीमत अर्थात जो मशीन हम लगा रहे हैं, कॉस्टिंग क्या आएगी, है ना, इंटू 100, ये तो हो गया प्रतिफल की दर या MEC। MEC का एक ये वक्र देखें, MEC ऋणात्मक ढाल में है, यहाँ निवेश है, यहाँ MEC है, अर्थात निवेश बढ़ाओगे MEC गिरता है। इसको थोड़ा सा समझें कि जैसे जैसे हम ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा मशीनें लगाते जाएंगे, प्रत्याशित प्रतिफल की दर कम क्यों होती है। 2-3 कारण हैं। पहला कारण, ज़्यादा मशीनें लगेंगी, उत्पादन ज़्यादा हो गया, उत्पादन ज़्यादा हो गया, बाजार में सप्लाई ज़्यादा होने से कीमतें गिरेंगी, ठीक है, और कीमतें गिरी तो आय कम हो गई, आय में से लागत को घटाते हैं वही तो लाभ है, तो आय कम हो गई, लागत तो एज इट इज़ है, तो प्रॉफिट कम हो गया। पहला कारण तो ये कि ज़्यादा मशीनें लगने से, ज़्यादा इकाइयाँ लगने से वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन की पूर्ति जो है वो ज़्यादा हो जाती है मांग की तुलना में और आय का स्तर गिरता है और लाभ का स्तर गिरता है। दूसरा कारण, जिन मशीनों की ज़्यादा स्थापना हो रही है उन मशीनों की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ेंगी। जो मशीनें आप लगा रहे हो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी और मशीनों की कीमतें बढ़ने से उत्पादन की लागत बढ़ेगी और लागत बढ़ती है तो भी प्रॉफिट कम होता है। आय हमारी कम हुई तो भी प्रॉफिट कम हुआ, लागत बढ़ी तो भी प्रॉफिट कम हुआ। इस कारण से जैसे जैसे निवेश बढ़ता है वैसे वैसे MEC गिरता जाता है। ये तो संबंध इसका हुआ। अब हम बात करते हैं किन्स की। किन्स ने MEC को कटौती दर, डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से परिभाषित किया। उन्होंने ये कहा कि MEC वह कटौती दर है, कटौती की वह दर है जो
पूंजी की पूर्ति कीमत अर्थात कॉस्टिंग और संभावित आय एक्सपेक्टेड रिटर्न को बराबर करती है। अर्थात वो पूंजी जो है, जो मशीन है, उसकी कॉस्टिंग और उससे रेवेन्यू दोनों को इक्वल करती है। वो डिस्काउंटिंग की रेट को हम एमईसी कहते हैं। ये परिभाषा किन्स ने दी और उन्होंने ये फार्मूला बनाया है C = R1/1 + R प्लस R2/1 + R का स्क्वायर प्लस डैश डैश Rn 1 + R की पावर n। यहाँ पर कैपिटल R1, R2, R3 क्या है? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, हर वर्ष में एक्सपेक्टेड रिटर्न संभावित आय। जैसे R1 तो प्रथम वर्ष में संभावित आय, R2 द्वितीय वर्ष में संभावित आय। C क्या है? पूंजी की पूर्ति कीमत, कॉस्टिंग। हमारा जो प्लांट हमारा लग रहा है उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, और नीचे ये जो हमने R स्मॉल r कर रखा है वही रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, वही एमईसी है। इस इक्वेशन से एमईसी को परिभाषित किया है प्रोफेसर किन्स ने। ठीक है, और यहाँ पर एक और डायग्राम मैंने बनाया है जो शुरू में मैंने जब निवेश समझाया था कि निवेश दो बातों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर कितनी है और एमईसी कितनी है, उसको हमने यहाँ समझाया है कि निवेश मांग कि बाजार में निवेश की मांग कितनी होगी, कितना निवेश किया जाएगा, और यहाँ हमने लिया ब्याज की दर। ठीक है, और ये एमईसी जो यहाँ हमने बनाया कि एमईसी वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, वो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ब्याज की दर यदि R2 हो तो हम कितना निवेश करें, तो धीरे 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 निवेश बढ़ाते जाएंगे। ये निवेश बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगा? इस पॉइंट तक, यहाँ तक हमको निवेश करना है, इतना निवेश करना है। I1 निवेश करने से इस पॉइंट पर ये R2 और एमईसी ये दोनों बराबर है, अर्थात ब्याज दर और एमईसी दोनों बराबर हो गए। ध्यान रखना, जब तक आपके एमईसी ग्रेटर देन R हैं तब तक निवेश जो है वो चलता रहेगा, निवेश होता रहेगा, क्योंकि हमको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्टिंग कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक तरह की हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है। जब एमईसी = R हो जाए वहाँ पर जो है ये कांस्टेंट हो सकता है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब यदि ब्याज की दर गिर जाती है, ब्याज की दर इतनी होती है, कॉस्टिंग कम हुई तो रिटर्न बढ़ेगा, है ना। तो ब्याज की दर घटने से अब इस ब्याज दर पर निवेश कितना हो रहा है, इस लाइन को आप बढ़ाते जाओ और ये एमईसी वक्र को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, अर्थात निवेश के I2 स्तर पर ब्याज दर और दोनों बराबर हो गए, एमईसी और दोनों। इसका मतलब इतना इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर हो गया? तो एमईसी वक्र को हम निवेश का मांग वक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बताता है कि विभिन्न ब्याज दरों पर बाजार में कितना कितना निवेश होने की मांग है। ये हमने इस वीडियो में निवेश फलन, निवेश के विभिन्न प्रकार, एमईसी और प्रत्याशित वास्तविक बचत और निवेश के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।